1600 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट्स और 32 स्क्वाड्रॉन्स के साथ इंडियन एयरफोर्स दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर एयरफोर्सेज में से एक है। पर इसकी शुरुआत 8 अक्टूबर 1932 में सिर्फ 4 प्लेन्स और 6 पायलट्स के साथ एक ऑक्सिलरी एयरफोर्स के तौर पर हुई थी। ऑक्सिलरी एयरफोर्स का मतलब एक सेकेंडरी एयरफोर्स होता है जो सिर्फ प्राइमरी एयरफोर्स को असिस्ट करने के लिए बनाया गया हो। यहाँ पर प्राइमरी एयरफोर्स ब्रिटेन का रॉयल एयरफोर्स था। 1 अप्रैल 1933 को इंडियन एयरफोर्स का पहला स्क्वाड्रॉन नंबर 1 बनाया गया, जिसमें 4 वेस्टलैंड वापीटी बाईप्लेन और 5 इंडियन पायलट्स थे। इसके लीडर सेसिल बोशियर थे, जो रॉयल एयरफोर्स के एक ऑफिसर थे। इंडियन एयरफोर्स का पहला मिशन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुआ था। बर्मा या मॉडर्न म्यांमार में जापानीज ट्रूप्स को रोकने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने अपना पहला स्ट्राइक किया था। साथ में थाईलैंड के कई जापानीज बेसेस पर भी इसने अटैक्स किए थे। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर 2 में नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप में भी IAF को यूज किया गया था। इन सर्विसेज के वजह से मार्च 1945 को इसके नेम के आगे रॉयल लगा दिया गया और इसका नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इंडियन एयरफोर्स काफी एक्सपैंड कर गई और उसमें नए प्लेन्स जैसे US बिल्ट वोल्टी, वेंजेंस, डोगलास डकोटा, ब्रिटिश मेड हॉकर हरिकेन, सुपरमरीन स्पिटफायर और वेस्टलैंड लाइजेंडर ऐड किए गए। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो देश के पार्टीशन के साथ एयरफोर्स को भी भारत और नए बने पाकिस्तान के बीच बांट दिया गया। 10 में से 3 स्क्वाड्रॉन पाकिस्तान को मिल गई और साथ में वो सारे फैसिलिटीज जो पाकिस्तानी टेरिटरीज में थी वो भी पाकिस्तान एयरफोर्स को दे दिया गया। इन सारे चैलेंजेस के बावजूद रॉयल इंडियन एयरफोर्स 1947 के कश्मीर युद्ध में कमाल का प्रदर्शन करती है और एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन ट्रूप्स को कश्मीर फ्रंट लाइन तक ले जाने और पाकिस्तानी ट्रूप्स को रोकने के लिए। 26 जनवरी 1950 को भारत रिपब्लिक बनता है और रॉयल इंडियन एयरफोर्स का नाम बदलकर इंडियन एयरफोर्स कर दिया जाता है। 1960 में इंडियन एयरफोर्स ने आज़ादी के बाद अपना सबसे बड़ा इंटरनेशनल ऑपरेशन कॉन्गो में किया था, जहां पर 75 साल से चल रहे बेल्जियम का रूल खत्म हुआ था और रीजन में वायलेंस और रेबेलियन बढ़ गई थी। UN फोर्सेस के साथ मिलकर IAF रीजन में शांति कायम करने के लिए 1966 तक एक्टिव रही थी। इसी बीच 1961 में भारत से पोर्चुगल कॉलोनीज को हटाने के लिए ऑपरेशन विजय को शुरू किया जाता है, जिसमें IAF को ग्राउंड ट्रूप्स की हेल्प करने के लिए यूज किया जाता है। साथ में गोवा, दमन एंड दीव में कुछ जगहों पर IAF के जेट से स्ट्राइक्स भी करवाई गई। इसके तुरंत बाद 1962 में चाइना के साथ भारत का युद्ध हो जाता है, जिसमें IAF के फुल पोटेंशियल को यूज नहीं किया गया था और चाइना इस वॉर में बढ़त बना लेता है। इसके 3 साल बाद 1965 में एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर जंग छिड़ जाती है। इस वक्त भारत के पास टोटल 28 स्क्वाड्रॉन थे, जिसमें वैम्पायर, माइस्टरी और जीनेट जैसे प्लेन्स थे, जो कि उस वक्त के पाकिस्तान एयरफोर्स के F-104 स्टार फाइटर्स, F-86 सेबर्स और B-57 कैनबरा बॉम्बर्स के मुकाबले टेक्नोलॉजिकली इंफीरियर थे। इसके बावजूद इंडियन एयर फोर्सेस ने इन वॉर में पाकिस्तानी एयर फोर्सेस को डोमिनेट करने से रोक लिया था और इस वॉर के एंड तक पाकिस्तानी एयर फोर्सेस के 43 एयरक्राफ्ट नष्ट कर दिए थे। हालांकि इस वॉर में इंडियन एयर फोर्सेस ने भी अपने 70 एयरक्राफ्ट्स खो दिए थे, जिसके बाद इंडियन एयर फोर्सेस में बहुत सारे मेजर चेंजेस किए जाने लगे। 1966 में पैरा कमांडोज रेजिमेंट बनाई गई। लॉजिस्टिक सपोर्ट बढ़ाने के लिए 72 HS-748 को इंड्यूस किया गया। साथ में भारत ने इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट्स पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया और HAL के HF-24 मारुत और HAL अजीत को इंड्यूस कर लिया गया। इसी वक्त सोवियत के एयरक्राफ्ट्स MiG-21 और सुखोई Su-7 फाइटर जेट्स को भी IAF में इंड्यूस किया गया था। इन सारे चेंजेस का नतीजा 1971 के इंडो पाक वॉर में देखने को मिलता है, जब वॉर के स्टार्ट में ही IAF ने एयर सुपीरियरिटी अचीव कर ली। वॉर के इनिशियल वीक में IAF ने ईस्ट पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस स्टार्ट कर दिए और ग्राउंड पर आगे बढ़ते ट्रूप्स को असिस्ट किया। उधर बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में IAF ने इंडियन नेवी को डोमिनेट करने में हेल्प किया।
बैटल ऑफ लोंगेवाला में आईएएफ के प्लेन्स ने कम से कम 20 पाकिस्तानी टैंक्स को तबाह कर दिया। साथ में कराची और सिंध के ऑयल और गैस प्लांट्स को स्ट्रेटेजिकली टारगेट करके इंडियन ट्रूप्स को वॉर में डोमिनेट करने में हेल्प किया और पाकिस्तान को अनकंडीशनली सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। 1984 में भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया, जिसमें आईएएफ के MI-8 चेतक और चीता हेलीकॉप्टर्स से सैकड़ों ट्रूप्स को सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचाने में मदद की गई, जिसके बाद इनहॉस्पिटेबल सियाचिन पर भारत का कंट्रोल बन पाया। इस वक्त तक आईएएफ में MiG-29 और मिराज 2000 को इंड्यूस कर लिया गया था, जिसने 1999 के कारगिल वॉर में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था और इस वॉर में आईएएफ के मिशन को ऑपरेशन सफेद सागर का नाम दिया गया था। इस वॉर में मिराज 2000 को यूज करके दुश्मन के कई कैंप्स पर स्ट्राइक किए गए। इस वॉर के बाद आईएएफ को मॉडर्नाइज करने पर फोकस किया जाने लगा, जिसके वजह से पुराने एयरक्राफ्ट्स को फेज आउट कर दिया गया और इस कारण से आज आईएएफ के पास 33 स्क्वाड्रॉन्स मौजूद है और 2035 तक इसको बढ़ाकर 42 स्क्वाड्रॉन करने की प्लानिंग है। आईएएफ का रिसेंटली बड़ा ऑपरेशन 2019 में देखा गया, जब 12 मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने पाकिस्तानी टेरिटरी में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया, जिसमें जैश ए मोहम्मद के टेरर कैंप्स को टारगेट किया गया था। यह स्ट्राइक 2019 के पुलवामा अटैक्स का नतीजा था, जिसमें सीआरपीएफ के कई जवान शहीद हो गए थे। इस इवेंट के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच काफी टेंस माहौल हो गया। इसी दौरान आईएएफ के MiG-21 ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के एक F-16 को मार गिराया, जिसके बाद MiG-21 पाकिस्तानी टेरिटरी में क्रैश कर गया और उसके पायलट अभिनंदन सेफली पाकिस्तानी टेरिटरी में इजेक्ट करके लैंड कर गए। इसके आगे की कहानी तो आप जानते होंगे कि कैसे 3 दिन में अभिनंदन को वापस इंडिया को सौंप दिया गया था। आज के टाइम पर इंडियन एयरफोर्स के पास बहुत सारे एडवांस्ड फाइटर जेट्स हैं, जो कि आईएएफ के 7 कमांड से ऑपरेट करती है। बात करें मेन एक्टिव एयरक्राफ्ट्स की, तो सबसे ऊपर डसॉल्ट रफाइल और सुखोई Su-30 MKI का नाम आता है, जो आईएएफ के मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट्स हैं। सुखोई Su-30 MKI एक रशियन मेड एयरक्राफ्ट है, जिसको HAL लाइसेंस लेकर मैन्युफैक्चर करता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2120 किलोमीटर पर आवर और मैक्सिमम रेंज 3000 किलोमीटर्स है। वहीं दसॉल्ट रफाइल डबल इंजन वाली 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, जिसको फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एविएशन डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 1995 किलोमीटर पर आवर है और मैक्सिमम रेंज 3700 किलोमीटर्स। 2016 में भारत सरकार ने फ्रांस की सरकार के साथ 36 रफाइल जेट्स प्रोक्योर करने के लिए एग्रीमेंट किया था और हाल ही में भारत और फ्रांस की सरकार 50,000 करोड़ की एक डील साइन करने वाली है, जिसमें भारत को 26 रफाइल मरीन्स प्लेन दी जाएगी। इससे भारत को क्या फायदा होगा, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपने एयरक्राफ्ट्स के ऊपर। आईएएफ का अगला एयरक्राफ्ट मिकोयन MiG-29 है, जिसे सोवियत ने 1970s में डेवलप किया था अमेरिकन F-16 फैल्कन को काउंटर करने के लिए। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2445 किलोमीटर पर आवर है और इसकी मैक्सिमम रेंज 1430 किलोमीटर्स है। इसको आईएएफ 1980s से यूज कर रही है और इसमें कुछ अपग्रेड्स के साथ इसे आज भी यूज किया जाता है। अगला एयरक्राफ्ट HAL तेजस एक सिंगल इंजन प्लेन है, जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने डिजाइन किया था और HAL मैन्युफैक्चर करता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 1350 किलोमीटर पर आवर है और मैक्सिमम रेंज 3000 किलोमीटर्स है। दसॉल्ट मिराज 2000 और स्पेक्टैक्ट जैगुआर्स को भी आईएएफ काफी सालों से इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स में आईएएफ के पास AH-640E अपाचे, चिनूक, HAL ध्रुव और HAL प्रचंड है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में C-17 ग्लोबमास्टर 3, इल्यूशन 2, C-130J हर्क्यूलीज, एंटोनोव AN-32, डॉर्नियर 228 और एयरबस C-295 है। साथ में एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट भी यूज किया जाता है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स में इजरायली मेड IAI सर्चर, IAI हारोप और IAI हेरोन के साथ इंडिजिनियसली डेवलप्ड DRDO रुस्तम, DRDO घातक,
DRDO आर्चर और HAL कैट्स वॉरियर को यूज किया जाता है। इन एक्टिव एयरक्राफ्ट्स के अलावा कुछ लॉन्ग यूज्ड एयरक्राफ्ट्स है जिसको IAF ने रिसेंटली फेज आउट किया है। जैसे अक्टूबर 2023 को MiG-21 बाइसन को फेज आउट कर दिया गया, जो कि IAF में 1966 से शामिल थी। इससे पहले 2019 में MiG-27 को फेज आउट किया गया था। साथ में स्पेक्टैक्ट जैगुआर को भी 2030 तक फेज आउट करने की प्लानिंग है। फ्यूचर में IAF इंडिजीनियसली मेड एयरक्राफ्ट्स को बेटर बनाकर उसको IAF में इंड्यूस करने पर फोकस करेगी, जिसके लिए HAL और DRDO दोनों साथ में काम कर रहे हैं। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच राफेल मरीन को लेकर नेगोशिएशन चल रही है। राफेल मरीन को INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर में यूज किया जाएगा और USA के सुपर हॉर्नेट्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा। राफेल मरीन भारत के पास ऑलरेडी मौजूद राफेल फ्लीट से 80% सिमिलर होगी, जिसके वजह से इसके मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स पर खर्च कम होगी। साथ में राफेल की कैपेबिलिटी समुद्र में भी देखने को मिलेगी। फ्यूचर में IAF स्पेस टेक्नोलॉजीज को भी डिफेंस के लिए यूज करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसके वजह से उसने अपने नाम को चेंज करके इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स करने की मांग भी की है। IAF का विजन है कि स्पेस सैटेलाइट और स्पेस टेक्नोलॉजी को भारत के सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए यूज किया जाए, जिसके लिए DRDO, ISRO और IAF साथ काम कर रही है और जल्द ही नियर फ्यूचर में हमें इन तीनों के इंटीग्रेशन से कुछ नया देखने को मिल सकता है। भारत की डिफेंस स्ट्रैटेजी में एयरफोर्स के साथ नेवी और आर्मी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिनके हिस्ट्री के ऊपर मैंने ये 2 डिटेल्ड वीडियोस बनाया है। इन्हें जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।